सो डेफिनेशन ऑफ इडिमा। इडिमा हम कब कहते हैं? जब इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर सीरस कैविटीज। और इडिमा हमें कब दिखता है? जब 5 से 6 लीटर्स ऑफ फ्लूइड ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुका है इंटरस्टिशियल स्पेस में। सो इट बिकम एविडेंट आफ्टर 5 to 6 लीटर्स ऑफ फ्लूइड हैज एक्यूमुलेटेड। पीटिंग ऑन प्रेशर, यानी जब हम स्किन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो एक होल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमें कब मिलता है? जब सर्कमफ्रेंस जो है लिम्ब का वो इंक्रीज हो जाता है 10%। जब इडिमा होता है, फ्लूइड कलेक्ट होता है, तो सर्कमफ्रेंस वॉल्यूम बढ़ जाता है लिम्ब का। अब हम पढ़ते हैं साइट्स, कहाँ पर मिलेगा इडिमा। तो जो डिपेंडेंट एरियाज है जैसे कि एंकल्स और लेग्स, और जो बेड बाउंड पेशेंट रहते हैं उन्हें सेक्रम रीजन पर मिलता है। नेक्स्ट हम समझेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इडिमा कि इडिमा कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी समझते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रावेस्कुलर स्पेस है, ये एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस है। नॉर्मली फ्लूइड का एक्सचेंज होता है और वो नॉर्मल अमाउंट में रहता है। तो क्या होता है, जो आर्ट्रियल एंड है वहां पर एक प्रेशर रहता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आप वर्ड से अगर समझे, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? फ्लूइड, वाटर। तो वाटर द्वारा जो प्रेशर है उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। और दूसरा एक प्रेशर रहता है जिसे हम कहते हैं कोलॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, जो कि सॉल्यूट के कारण लगता है। सॉल्यूट यानी प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, उसे हम कोलॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं। तो दो प्रकार के प्रेशर रहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो आर्ट्रियल एंड पर ज़्यादा रहता है और जो कोलॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम रहता है। तो देर इज नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर स्पेस टू एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस, ठीक है। आर्ट्रियल एंड पर इस प्रकार से फ्लूइड का मूवमेंट होता है, यानी यहाँ पर फ्लूइड आ रहा है, बाहर आ रहा है। वेसल्स के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर वाली स्पेस में जा रहा है, एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में जा रहा है, ठीक है, आर्ट्रियल एंड पर। अब ये जो फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हुआ था इसे लिम्फेटिक वेसल्स ले लेती है और ये लिम्फ के फॉर्म में थोरैसिक डक्ट के पास जाता है। थोरैसिक डक्ट से ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के पास जाता है। और वेन क्या करती है? सारा ब्लड कहाँ लेके जाती है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा पूरा ब्लड ड्रेन करती है और राइट एट्रियम में लेके जाती है। फिर राइट एट्रियम से वही पूरा प्रोसेस चलता है और हमारे सिस्टम को पूरा सर्कुलेट होता है ब्लड और वापस वो वेसल्स में फ्लो होता है, ठीक है। या तो इस प्रकार से चले जाए, या तो फिर क्या होता है, यहाँ का जो प्रेशर है ये अब बढ़ जाएगा क्योंकि फ्लूइड यहाँ पे आ गया है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। और जो वीनस एंड है, ठीक है, जो वेन वाला एंड होता है कैपिलरी का, वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है और कोलोइडल ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। साथ ही साथ यहाँ का इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड का एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज है ये हमेशा नॉर्मल रहता है और फ्लूइड जो नेट फ्लूइड है, जितना फ्लूइड होना चाहिए एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में उतना ही रहता है और जितना इंट्रावेस्कुलर स्पेस में रहता है उतना ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। लेकिन इडिमा में क्या होता है, ऐसी कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। यानी जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस है, वेसल्स के बाहर की जो स्पेस है, वहाँ पर फ्लूइड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो अब इसके कॉजेज के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इडिमा। इडिमा के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो मेनली ये 5 कारण रहते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहला है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। देखिए, जो हमारा टोटल बॉडी वाटर रहता है उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो सेल्स के अंदर जिसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और एक फ्लूइड रहता है सेल्स के बाहर जिसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, सेल्स के बाहर जो रहता है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसे भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो वेसल्स के अंदर जो फ्लो हो रहा है इसे हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर या फिर प्लाज्मा, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। या तो जो वेसल्स के बाहर हो रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वेस्कुलर, यानी वेसल्स के बाहर फ्लो होने वाला जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये दोनों फ्लूइड के बारे में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। वेसल्स के अंदर फ्लो होने वाला इंट्रावेस्कुलर और वेसल्स के बाहर फ्लो होने वाला एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो बढ़ जाए,
तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ता है? तो जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, या फिर रीनल फेलियर हो जाए, इन कंडीशन में भी बढ़ता है, या कोई लीवर डिजीज है। सबसे पहले हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। मतलब बॉडी की जितनी डिमांड है उतना ज्यादा फ्लूइड हार्ट नहीं दे पा रहा है, इसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है। तो मायोकार्डियम में कुछ डैमेज हुआ है, मायोकार्डियम यानी हार्ट की जो मसल्स है उसमें कुछ डैमेज हुआ है, तो समझो कि यहाँ पर क्या हो गया, आपका मायोकार्डियल डैमेज हो गया है। अब मायोकार्डियल डैमेज के कारण क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो फंक्शन है वो हैम्पर्ड हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल अब इतना इफिशिएंटली जो फ्लूइड है वो बाहर फेंक नहीं पाएगा, ठीक है, बाहर फ्लूइड एओर्टा में नहीं दे पाएगा और पूरे सिस्टम को फ्लूइड नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो आपका कार्डियक आउटपुट है जो कितना रहता है, 5 लीटर्स का रहता है, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो जो वाइटल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, जैसे कि हमारी किडनी, लंग्स, ब्रेन, इनको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। तो मेनली हम डिस्कस करते हैं किडनी के बाद। अब किडनी में क्या हो रहा है, हाइपो परफ्यूजन हो रहा है। परफ्यूजन कम होना यानी जो किडनी की सेल्स है, जो पेरेंकाइमा है, उसमें ब्लड कम जा रहा है, हाइपो परफ्यूजन हो रहा है, जिसके कारण फिल्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो हाइपो फिल्ट्रेशन हो रहा है। ओके, अब किडनी क्या करेगी, किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, तो वो कंपनसेट करने के लिए रास मैकेनिज्म को एक्टिव कर देंगी, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये वाले मैकेनिज्म को एक्टिव कर देंगे। ये मैकेनिज्म में क्या रहता है, सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है, जो एल्डोस्टेरोन है वो निकलता है, ठीक है। इसका जो पूरा कंसेप्ट है मैंने दूसरे वीडियोस में बताया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, सोडियम वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी देयर, और क्या हो जाएगा, इडिमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इडिमा होता है। ये हमने देखे कॉजेस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर और लीवर डिजीज, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जा रहा है जिसके कारण इडिमा हो रहा है। सेकेंड हम पढ़ेंगे लोकल वीनस प्रेशर का बढ़ना, ठीक है। लोकल वीनस प्रेशर यानी मैंने आपको बताया था कि जनरली जो वेन्युलर एंड है, यानी जो वीनस एंड है, वीनस एंड पे क्या होता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है वो कम रहता है, यानी फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो कम रहता है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए जिसमें ये वाला जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ रहे, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑलरेडी वहां पर थ्रोम्बोसिस हो गई है, यानी जो वेन है वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, तो यहाँ का प्रेशर, वेन्युलर प्रेशर तो बढ़ा हुआ रहेगा। तो कौन सी कंडीशन हो गई है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। प्रेगनेंसी वाले केसेस में भी जो वेन्युलर प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो बढ़ा हुआ रहता है। थर्ड रीजन में भी लो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, यानी प्लाज्मा के अंदर जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ये वाले डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा प्लाज्मा है, यहाँ का जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन, अगर यहाँ के सॉल्यूट कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, मूवमेंट होगा वाटर का, अंदर से बाहर मूवमेंट होगा वाटर का, ठीक है, और इडिमा डेवलप हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो कम हो जाए, यानी जो एल्ब्यूमिन है बेसिकली कौन बनाता है, सॉल्यूट मेनली प्रोटीन बनाता है, उसमें भी सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या रहता है, एल्ब्यूमिन रहता है। तो अगर सीरम एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो क्या होगा, तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये कौन सी सिचुएशंस में होता है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, ठीक है, लीवर फेलियर में होता है, या माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, उन सारे केसेस में प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कैसे इडिमा डेवलप हो रहा है देख लेते हैं। प्रोटीन्यूरिया यानी प्रोटीन जो है यूरिन से निकल रहा है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो आपकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है उसमें स्पेस आ जाता है या कुछ इशू आ जाता है, जिसके कारण जो प्रोटीन है वो बाहर लीक हो जाता है, ठीक है, यूरिन के अंदर प्रोटीन आने लग जाता है जिसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया हुआ जिसके कारण जो प्लाज्मा का एल्ब्यूमिन है वो कैसा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। सो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। तो अगर एल्ब्यूमिन कम होगा तो एल्ब्यूमिन क्या बना रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर बना रहा है, तो डिक्रीज हो जाएगा आपका कोलोइडल ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने से क्या होगा, जो अंदर सोडियम और वाटर प्रेजेंट है वो बाहर मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम और वाटर विल मूव
वेसल टू इंटरस्टिशियम, ठीक है, इंटरस्टिशियम में फ्लूइड मूव कर जाएगा सोडियम और वाटर, तो इडिमा डेवलप हो जाएगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीनयूरिया हुआ और इडिमा डेवलप हुआ, ठीक है। तो अब हम फोर्थ कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जा रही है, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये कौन से केसेस में होती है? इन्फेक्शन या सेप्सिस हो, इन सारे केसेस में कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जा रही है। कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब, जैसे कि ये डायग्राम से हम समझते हैं, ये हमारी कैपिलरी है, इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाना। जैसे ये जो मेम्ब्रेन है ये नॉर्मली इंटैक्ट रहती है, अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ, ये ब्रेक हो गई, तो ये क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है इन्फेक्शन के कारण। यहाँ बैक्टीरिया आ गए, सेप्सिस हो गया, तो ये ब्रेक हो जा रही है मेम्ब्रेन। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अगर बाहर निकल जाएंगे तो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा, यहाँ का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, और फ्लूइड का मूवमेंट हो जाएगा बाहर की तरफ। तो इन सारे केसेस में, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी के केसेस में भी इडिमा मिलता है। तो कौन कौन से केसेस में मिलती है ये? कि अगर इन्फेक्शन हुआ हो या सेप्सिस की कंडीशन हो बॉडी में, ठीक है, या फिर इन्फ्लामेशन हो। इन्फ्लामेशन में भी जो साइटोकाइंस है, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, ये सब रिलीज होते हैं और कैपिलरी को डैमेज करते हैं और जो प्रोटीन है वो बाहर निकल जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इन सारे केसेस में भी इडिमा मिलता है। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में आपने देखा कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर जो बना था, उसे लेके कौन जा रहा था एट द एंड? लिम्फेटिक वेसल। अब लिम्फेटिक वेसल लेके जा रही थी, अगर लिम्फेटिक वेसल लेके ही नहीं जाए तो भी यहाँ जमा हुआ ही रह जाएगा ना फ्लूइड, तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में और इडिमा हो जाएगा। तो कौन कौन सी केसेस होता है? जैसे कि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होना, तो कौन कराता है? जैसे फाइलेरियासिस में होता है, ठीक है, वर्चेरिया ब्रोंकोप्टी एक हेलमिंथ रहता है जो कि करवाता है। सो फाइलेरियासिस या रेडिएशन इंजुरी हुई हो या कोई कंजेनेटल एनामोली जैसे मिलरॉयज डिजीज में भी होता है कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ का जो फ्लूइड है ये लिम्फ लेके ही नहीं जा रहा है लिम्फेटिक चैनल, और ये फ्लूइड यहाँ के यहाँ जमा है। तो अब क्या होता है, अगर फ्लूइड एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में जमा है तो हम अगर प्रेशर लगाते हैं तो वो पिटिंग इडिमा उसमें मिलता है, यानी नीचे वो इंडेंटेड हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ इडिमा, कैसे पता लगाएंगे? तो हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉजेस है इडिमा के हमने पढ़े, ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एब्डोमेन को अच्छे से एग्जामिन करना है। सेकेंड, हम ब्लड लेते हैं पेशेंट का और यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं हम, ठीक है, कहीं लीवर सिरोसिस तो नहीं हो गया हो, क्योंकि सिरोसिस में भी इडिमा मिलता है। सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करते हैं, अगर एल्ब्यूमिन कम है तो भी इडिमा होता है। यूरिन में हम देखते हैं कि प्रोटीन तो नहीं आ रहा है जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो रहा है। इमेजिंग करते हैं लीवर की, हार्ट की, ठीक है, हार्ट में डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ कंजस्टिव हार्ट फेलियर या दूसरी कोई इशू, मायोकार्डियल डैमेज तो नहीं है, इमेजिंग से हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो जो अगर माइल्ड इडिमा है तो वो तो हम एलिवेशन करते हैं लेग्स का, ताकि वीनस पुलिंग हो और ब्लड वापस रिटर्न हो जाए, ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ लेग्स से वो ठीक हो जाता है, क्योंकि डिपेंडेंट पार्ट्स में इडिमा आता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में या हीमोग्लोबिन कम है तो इडिमा पैरों में आता है, ठीक है। स्टॉकिंग, जो टाइट स्टॉकिंग्स है वो लेने का बोलते हैं, और डायूरेटिक्स देते हैं, थियाजाइड थेरेपी देते हैं। तो लो डोज डायूरेटिक्स जो है फ्यूरोसेमाइड, वो भी देते हैं पेशेंट को। अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये सब चीज़ें हमें ट्रीट करनी पड़ती है कॉज के बेसिस पर। वीनस थ्रोम्बोसिस हुआ है उसके बेसिस पर हमें ट्रीट करना होगा, तो जैसा कॉज रहेगा वैसा उसका सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट रहेगा। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।